तो साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। तो आइए समझते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वैकल्पिक ये प्रश्न होंगे जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा और इसमें आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपकी टेस्ट भी हो जाएगी कि आप कितने किस चीज को जानते हैं। अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से इसको समझने वाले हैं, जिसमें मैं हर एक चैप्टर का एनालिसिस भी करने वाला हूं। तो आइए समझते हैं हिंदी व्याकरण के वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रश्न, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड मॉडल है। आपको बता दें कि ये सारे के सारे ये क्वेश्चंस आपके क्या हैं, बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पहले ही पूछ चुका है। पहला प्रश्न ये है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं साथियों। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अच्छा, वचन का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि वचन का अर्थ जो होता है वो संख्या होता है। यहाँ वचन का अर्थ क्या होता है, संख्या होता है, जिससे एक या अनेक होने का बोध हो, उसी को हम लोग वचन कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि तीर से बाघ मार दिया गया, किस कारक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा करण। करण कारक होगा। कारक संबंध को दर्शाता है और कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अजी होता है। करण से जो है, यहाँ पे करण से, तीर से, जब किसी चीज की सहायता से कोई काम किया जाता है तो वहां पे आपका करण तत्पुरुष समास होता है। इसमें सहायता से होता है, जबकि आपादान में जुदाई का बोध होता है। हालांकि दोनों में जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है। दोनों में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वह जाएगा यह किस काल का है, तो जिस वाक्य के अंत में गागेगी रहता है उसको हम लोग भूतकाल, सॉरी, उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। इसको हम लोग भविष्यत काल कहेंगे। जिसके अंत में क्या रहेगा, गागेगी रहेगा, उसी को हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। अब कह रहा है कि पगड़ी शब्द में, पगड़ी शब्द क्या है। अब इसमें आपको बताना है कि पगड़ी तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। आपको बता दें कि पगड़ी जो शब्द है ये आपका देशज शब्द है। कौन शब्द है, देशज शब्द है। पगड़ी कौन सा शब्द है, देशज। आपको बता दें कि अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पे सार्थक और निरर्थक होता है। दूसरा रचना के आधार पे ऋण, यौगिक और योगऋण होता है। तीसरा रूपांतरण के आधार पे, रूपांतरण के आधार पे आपका विकारी और अविकारी होता है। और उसके बाद आपका उत्पत्ति के आधार पे होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो इस तरह से पगड़ी जो है वो देशज शब्द है। लुटिया हो गया, खटिया हो गया, डिबिया हो गया, पुड़िया हो गया, गुड़िया हो गया, ये सभी के सभी देशज शब्द कहलाते हैं। कह रहा है कि सब धन, सब धन में कौन सा विशेषण है, तो आपको बता दें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सब धन में आपका परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि धन को गिना नहीं जा सकता है, धन को गिना नहीं जा सकता है, तो इसके पहले कुछ रहे, सब रहे, तो ये आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता दें क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। एक होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया होता है और दूसरा अकर्मक क्रिया होता है, अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो क्रिया से कार्य का बोध होता है, जैसे जाना, खाना, हंसना, गाना, रोना, जीना, मरना, ये सबका सब क्या है, क्रिया है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है ना वो जीरो से होती है। ठीक है, चाहे कोई तैयारी हो, चाहे कोई सफलता हो, हर एक चीज की शुरुआत जीरो से होती है। और जैसे जैसे आप उसमें टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे जैसे आप उसमें टाइम को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो एक दिन आता है कि यूट्यूब पे और गूगल पे लोग आपको सर्च करते हैं। इसलिए मेहनत से कभी नहीं घबराना है। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से काम कीजिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे टीचिंग हो, पढ़ाना हो, चाहे पढ़ाई हो, हर एक काम आप शिद्दत से करेंगे। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन शिद्दत से मेहनत करने वाले को सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो, जिन शब्द के खंड सार्थक न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहा गया है। जैसे मान लीजिए अगर आप घोड़ा लिख रहे हैं, इस शब्द को तोड़िएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो जिस शब्द को तोड़ने पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम लोग ऋण शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विनय शब्द में उपसर्ग कौन है। आपको बता दें कि शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो शब्दांश होता है वो उपसर्ग होता है और दूसरा प्रत्यय होता है।
उपसर्ग जब पढ़ेंगे तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला संस्कृत के उपसर्ग आते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग आते हैं और तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग आते हैं। तो विनय में वि उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग हमेशा पहले होता है दोस्तों। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? पहले होता है। उपसर्ग का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? पहले होता है, जबकि प्रत्यय का प्रयोग बाद में होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखेंगे। जैसे कह रहा है कि वंदना, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय का प्रयोग अंत में होता है। जैसे वंदना, नौ में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो इसमें आप प्रत्यय हो जाएगा। क्या आ जाएगा? आप प्रत्यय हो जाएगा। अब आपको बता दें कि प्रत्यय जो होते हैं किसी भी शब्द के कहाँ लगते हैं? अंत में लगते हैं। और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, जो क्रिया के अंत में लगता है। दूसरा तदित प्रत्यय होता है, जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब में लगता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तदितांत कहते हैं और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द इसमें क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। नियम गलत है, नदी भी गलत है और पत्नी भी, ये क्या है? मात्रा गलत है। इसमें तत्व हो जाएगा। तत्व ही आपका क्या है? शुद्ध है। बाकी सब क्या है? गलत है। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तौल वाली वस्तु का बोध होगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल हिंदी व्याकरण, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, 9, 10, 11, 12, हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का कोई क्लास नहीं होता है। और ये हर बच्चों के लिए, चाहे वो किसी क्लास के बच्चे हो, 11th के हो, 12th के हो, कॉम्पिटेटिव के हो, हर किसी के लिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भिक्षा शब्द क्या है? तो आपको बता दें कि भिक्षा जो है, भिक्षा शब्द का विकृत रूप जो है भीख है। तो भीख हिंदी का शब्द होता है, जबकि भिक्षा संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा गया है। संस्कृत के शब्दों को क्या कहा गया? तत्सम। तो भिक्षा जो शब्द है ये तत्सम है और भीख तद्भव है। क्या है? तद्भव है। अब अगला प्रश्न है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, किस कारक का क्या है? उदाहरण है। तो जब बिल्ली छत से कूदेगी तो वह छत से क्या होगी? जुदा होगी, और जुदाई का बोध होगा तो उसे हम लोग आपादान कारक के नाम से जानते हैं। कौन कारक हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखेंगे कि देश विदेश शब्द कौन सा समास है? तो जितने भी आपके युग्म शब्द आएंगे, कौन शब्द आएंगे? युग्म शब्द आएंगे या विलोम शब्द आएंगे या पेयर वर्ड्स आएंगे, वो सभी के सभी आपके द्वंद्व समास होते हैं। कौन समास होते हैं? द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, युग्म शब्द माने पेयर वर्ड्स। ठीक है, भाई बहन हो गया, राम सीता हो गया। ठीक है, धर्म अधर्म हो गया, सत्य असत्य हो गया। ये जितने भी समास है इनको हम लोग कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। आपको बता दें कि जब दो या दो से अधिक पद अथवा शब्द अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह को त्याग कर एक पद हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। और समास के 7 भेद होते हैं, जिसमें तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और नज समास होता है। आपको बता दें देश विदेश आपका युग्म शब्द है, पेयर वर्ड्स है और विलोम शब्द है। तो इस तरह का समास जो है ये आपका द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास में संख्या आता है, नवरात्र हो गया, चौराहा हो गया, त्रिकाल हो गया, ये सभी आपके द्विगु समास होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि वाराणसी कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो वाराणसी खास शहर को दर्शा रहा है, खास नाम को दर्शा रहा है, इसलिए इसका यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय कहते हैं। जबकि आपका कृदंत जो होता है, कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द को कृदंत कहा जाता है और कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है। ठीक है, अब आपको बता दें कि अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि य, र, ल, व कौन सा व्यंजन है? तो यह व्यंजन आपका अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिगंबर जो है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होता है? जब किसी संधि को तोड़कर उसके पूर्व रूप में लिख दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए जो संधि विच्छेद होता है, ठीक है, इसमें इसका दिगंबर का दिक जमा अंबर होता है, ये आपका व्यंजन संधि होता है। कौन संधि होता है? व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। संधि क्या होता है? वर्णों के परस्पर मेल से जो नया विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि में नए वर्णों का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रत्येक चैप्टर का हमने वीडियोज जो है प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया है। अगर संधि या किसी भी चैप्टर को अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूरी वीडियोज वहां पे पड़ी हुई है, हर चैप्टर का एनालिसिस पड़ा हुआ है।
आप वहां से भी इन चीजों को देख सकते हैं। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? तो सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो एक दूसरे के उल्टा या विपरीत होते हैं, उन्हीं को विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। इसको इंग्लिश में एंटोनिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटोनिम्स कहा जाता है। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है अर्धांगिनी होता है। क्या होता है? अर्धांगिनी। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा गया है जो शब्द समान अर्थ को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। समान अर्थों को व्यक्त करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उल्टा यानी विपरीत अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और शब्द से आपको हर तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति संभिनार्थक शब्द, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ना है, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि कह रहा है निम्नलिखित में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? तो सी हो जाएगा आंसर। ये आपका प्रश्नवाचक होता है और ये आपका पूर्ण विराम होता है। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तो तालाब्य समूर्धन स और दंत स को ही ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तालाब्य समूर्धन स और दंत स को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। काल के कितने भेद होते हैं? तो साथियों इसके 3 भेद होते हैं काल के। क्वेश्चन नंबर 23, काल के 3 भेद कौन कौन होता है? तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण में काल कुल 14 तरह के होते हैं, जिसका वीडियो हमने अपलोड भी कर दिया है। काल हिंदी व्याकरण में काल जो है वो इंग्लिश ग्रामर से क्या होता है? डिफरेंट होता है। आपको बता दें कि संधि जो होता है इसके कितने भेद होते हैं? तो इसके 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो पॉकेट मार है, पॉकेट मार 25, पॉकेट मार जो है ये कौन सा समास है? तो पॉकेट को मारने वाला पॉकेट मार होता है, ये आपका तत्पुरुष समास होता है। जितने भी विभक्ति वाले समास आएंगे, पॉकेट को मारने वाला विभक्ति वाले समास आएंगे, वह समास आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। जिसका पहला पद विशेषण होता है वो कर्मधारय समास कहलाता है। अव्ययी क्रिया विशेषण होगा तो अव्ययी भाव होगा। द्विगु अगर पेयर वर्ड होगा, युग्म शब्द होगा, जोड़ा शब्द होगा, विलोम शब्द होगा तो द्विगु, ये आपका द्विगु समास ये हो जाता है आपका संख्या वाला। नवरात्र हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गया, त्रिकाल हो गया, त्रिफला हो गया, दोपहर हो गया, वार्षिक हो गया, ये सब द्विगु समास है। ठीक है। अब अगला चीज हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कवि का, ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कौइत्री होता है। क्या होता है? कौइत्री होता है। अब आपको बता दें कि लिंग से पुरुष और स्त्री के होने का क्या होता है? बोध होता है। और लिंग हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो कवि का कौइत्री होता है, न कि कवित्री होता है। कवित्री गलत होता है साथियों, कवित्री आप नहीं लिख सकते हैं। कौइत्री होता है, न कि कवित्री होता है। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शादी करना, विवाह करना। विवाह करना को ही बोलते हैं घर बसाना। कहते हैं ना कि उसने अपना घर बसा लिया, इसका मतलब वह शादी विवाह करके निश्चिंत हो गया है। आपको बता दें अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें अ से लेकर अ तक के वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है और इनकी कुल संख्या 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसका आंसर दंत हो जाएगा। तवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत होता है साथियों। त थ द ध न, तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर अंतिम 30 है कि बचपन, ईमानदारी, हरियाली, बुढ़ापा, सजावट, लिखावट ये कौन सी संज्ञा है? तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जितना भी आपका प्रत्यय वाला संज्ञा होगा ये सबका सब आपका भाववाचक संज्ञा होता है। तो ये था आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो 11, 12, 9, 10 हर क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो पहले कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगामी परीक्षा के लिए ये VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से देखिए, इसका रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। थैंक यू आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।